चैप्टर का नाम फटाफट, चैप्टर का नाम बताओ क्या लिखा है। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। गुड। कि एक है? अच्छा कितने बच्चे बोल रहे कि एक है? ठीक है। कितने बच्चे बोल रहे अलग अलग है? ये क्या हुआ? तो चलो, एक ही है तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे एक है, कुछ लोग बोल रहे अलग अलग, तो अपनी रीजनिंग दे दो बस मुझे। तो क्यों सेम है बताओ भूमिका। वाह। क्योंकि साथ में बोला जा रहा था हमेशा से, तो हमने ऐसा प्रेटेंड कर लिया कि एक ही है। चलो, कुछ लोगों ने बोला अलग अलग है, रीजन अनुष्का। चलो, आओ थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। मेंबर वो है जिसका नाम ROM मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर। मेंबर वो है जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। और शोल्डर कौन है? जिसके पास शेयर्स है, शेयर सर्टिफिकेट है। समझना अब, मैं दिशा को शेयर्स बेच रही हूं। रजिस्टर में अभी मेरा नाम लिखा है कि दिशा का, मेरा नाम लिखा है। मैंने दिशा के साथ अभी अग्रीमेंट किया, ट्रांसफर डीड बनाई और ट्रांसफर डीड में बनाया और शेयर सर्टिफिकेट साथ में दूंगी। तो कहूंगी दिशा ले साइन कर, ये ओरिजिनल मैंने तेरे को दे दिया है, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस करवाते रहना। आगे की प्रोसेस क्या, जरा मुझे बताओ प्रोसेस क्या है। ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट जाकर किसको देना पड़ेगा? कंपनी को देना पड़ेगा, यही है। लेकिन मेरे अग्रीमेंट में क्या लिखा है, आज से मेरा जो शेयर है वो किसका हो गया? दिशा का। तो दिशा क्या बन गई है? दिशा क्या बन गई है? शेयर होल्डर। दिशा क्या बन गई है? शेयर होल्डर। लेकिन अभी रजिस्टर में नाम किसका है? मेरा है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी, टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, मैं कंपनी का मेंबर ही हूं क्योंकि रजिस्टर में अभी नाम चेंज नहीं हुआ है। और जो दिशा है, दिशा है, यहां खड़े होते जाना। जो दिशा है वो कौन है? शेयर होल्डर है। दिशा क्यों शेयर होल्डर है? क्योंकि अब ये शेयर होल्ड करके बैठी है। अब आगे चलकर दिशा का नाम एंटर हो जाएगा रजिस्टर में। आगे चल के दिशा का नाम क्या हो जाएगा? रजिस्टर में एंटर हो जाएगा। तो जैसे ही रजिस्टर में एंट्री होगी तो दिशा मेंबर भी बन जाएगी और शेयर होल्डर भी बन जाएगी। चलो, जनवरी में मैंने खरीदा, मेरा नाम रजिस्टर में भी लिखा है और मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट भी है। तो मैं शेयर होल्डर और मेंबर दोनों हूं, मैं शेयर होल्डर मेंबर दोनों। लेकिन जब प्रोसेस चल रही है, थोड़े टाइम के लिए क्या हो रहा है, मेंबर अलग हो जा रहा है और शेयर होल्डर अलग हो जा रहा है। ये शेयर होल्डर तब तक है, ये मेंबर तब तक नहीं है जब तक इसका नाम एंटर ना हो जाए। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो क्या शेयर होल्डर और मेंबर में डिफरेंस समझ में आए? अगर मैं पूछूं आपसे कि मेंबर कौन है, तो मेंबर वो है जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, दैट्स इट। शेयर कौन है? शेयर वो है जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट रखा है उसने। जनरल रूल, शेयर और मेंबर एक ही है, एक ही है। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस में ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते। क्या ये बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो क्या एक मेन डिफरेंस समझ में आया कि कौन होता है मेंबर और कौन होता है शोल्डर? इसमें आगे चल के डिफरेंस बिटवीन और डिटेल में जाएंगे। समझ में आया? जल्दी बैठो। समझ में आया बच्चों? याद रखना, इनकी पिटाई करनी है, ठीक? याद दिलाते रहना बस मुझे। आ जाइए। चैप्टर एकदम फ्रेश है। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर एक हेडिंग लिखी होती है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, इन्होंने हमें सेक्शंस बता दिए। सेक्शन 88 से 95 तक पढ़ेंगे। लेकिन बस कंपनीज एक्ट के सेक्शंस नहीं पढ़ते, कंपनीज के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में रूल्स भी पढ़ेंगे। कंपनी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के रूल्स भी पढ़ेंगे। हम एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ते। जब भी प्रोसेस आ जाती है ना, समझ जाना हम रूल्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नाम भी लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू रूल 8, दिस 2014 वाला रूल है, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन सेक्शंस ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मेंबर की डेफिनेशन। मेंबर की डेफिनेशन गिवन है लेकिन शोल्डर की डेफिनेशन गिवन नहीं है। डेफिनेशन की बात करूं, कंपनीज एक्ट बोलता है मेंबर की डेफिनेशन है लेकिन शोल्डर की कोई डेफिनेशन नहीं है। नॉर्मल लोगों में ऐसा अज्यूम किया जाता है शोल्डर कौन होता है? जिसके पास
शेयर सर्टिफिकेट है वो होल्ड करके बैठा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंबर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सेक्शन कैसे रीड करेंगे बताओ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 55, चलो, ऑफ द कंपनीज एक्ट इन रिलेशन टू कंपनी। आओ पहले अच्छे से समझे। अगर मैं मेंबर की बात करूं तो कंपनी का मेंबर ना 3 तरीके से हो सकता है। आपको और कंपनी का मेंबर बनना है तो आप कंपनी के मेंबर कितने तरीके से बन सकते हो, 3 तरीके से। चलो, आईटेक्स कंपनी बिल्कुल अभी अभी फ्रेश इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका जो मेमोरेंडम आर्टिकल होगा उसमें साइन करने वाले, उसको साइन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर। जरा मुझे मेमोरेंडम के क्लॉजेस बताओ। चलो, सबसे पहला नेम, दूसरा सिचुएशन, तीसरा ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट लाइबिलिटी, नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट। ये क्या है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बताओ जरा मुझे। सब्सक्राइबर्स मतलब, सब्सक्राइबर मतलब जो स्टार्टिंग के लोग होते हैं जो कंपनी में आके पैसा लगाते हैं, है तो मेंबर ही, है तो मेंबर ही। ठीक है, तो ये आखिरकार है मेंबर ही। तो अगर मैं ये बोलूं कि कंपनी का जो मेंबर है, कंपनी का जो मेंबर है वो मेंबर कितने तरीके से बनते हैं, 3 तरीके से। मैं, रॉकी सर, अभिषेक सर सब्सक्राइबर में आके साइन करते हैं। सब्सक्राइबर की पूरी लिस्ट होती है, नाम लिखा रहता है और उसके बाजू में लिखा होता है कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने होल्ड करके रखे। तो हम ही मेंबर है, और क्योंकि हमने शेयर होल्ड करके रखे हैं तो हम ही शोल्डर, तो मेंबर शोल्डर एक ही है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि मेंबर कौन कौन है। तो जो सब्सक्राइबर होंगे वो कंपनी के क्या होंगे, मेंबर। वो कंपनी के क्या होंगे, मेंबर। चलो, तो मेंबर 3 तरीके से बनता है। पहला तरीका क्या है, जो सब्सक्राइबर होंगे मेमोरेंडम के वो मेंबर कहलाएंगे। ठीक, दूसरा तरीका क्या लिखा है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के थ्रू। अब ये अग्रीमेंट के थ्रू कैसा हो रहा है, मान लो मैं सब्सक्राइबर हूं, आईटेक्स में 3 सब्सक्राइबर है, हमारी आईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 3 लोग हैं। मैंने दिशा को बेचा, मैंने दिशा को बेचा, शेयर्स बेचा। अब मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर से मेरा नाम हट जाएगा और किसके नाम की एंट्री हो जाएगी, दिशा की। तो दिशा भी आज से मेंबर बन गई, जिस दिन नाम की एंट्री हो जाएगी दिशा भी मेंबर बन जाएगी। तो दिशा मेंबर बन जाएगी, तो मेंबर बनने का दूसरा तरीका क्या है, थ्रू एंट्रिंग इनटू अग्रीमेंट। चलो, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या लिखा है, बेनिफिशियल ओनर। अभी लास्ट क्लास याद आ रही होगी आप, अभी 4 चैप्टर जब हमने एंड किया तो हमने पढ़ा था बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, दीक्षा कौन होता है बेनिफिशियल ओनर, बता। ठीक है, सब सब सही सही बोल रही थी, बस इधर उधर कर दिया। ठीक है, समझो। कंपनी, कंपनी अपने सारे के सारे शेयर्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी होता है। इंडिया में कितने डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, चलो, ये डिपॉजिटरी ने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स कन्वर्ट किए, तो कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम लिखा, डिपॉजिटरी का। तो डिपॉजिटरी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ओनर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ओनर। अब तुम हो वो शेयर होल्डर जिसने शेयर्स खरीदे, तुम्हारा नाम कहां पे होगा, तुम्हारा नाम कहां पे होगा, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेनिफिशियल ओनर कौन है, बेनिफिशियल ओनर एक्चुअल में इन्वेस्टर होता है जिसने शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन इसका जो नाम होता है वो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में होता है, ना कि कंपनी के रिकॉर्ड में। बात समझ में आई, लेकिन एक्चुअल में मेंबर तो यही है ना। तो चलो, मेंबर कितने तरीके से बन सकते हैं, 3 तरीके से। पहला तरीका क्या है, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, दूसरा एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, तीसरा बेनिफिशियल ओनर। अब मेंबर की डेफिनेशन यही दे रखी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेंबर मतलब सब्सक्राइबर टू मेंबर ऑफ द कंपनी हु शैल डीम टू हैव अग्रीड टू बिकम अ मेंबर। अगर तुमने साइन कर दिया मेमोरेंडम में, दैट मींस मान लिया जाएगा कि आप कंपनी के मेंबर हो। ठीक है, कब की बात होती है, ये सब्सक्राइबर कब आते हैं, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, आप क्या करोगे, क्या करोगे, अग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, चलो, अग्री इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी
नेम एंटर्ड, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर दिया जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, होल्डिंग पर्सन ऑफ द कंपनी, जिसका नाम बेनिफिशियल ओनर की तरह रिकॉर्ड में मेंटेन है, लेकिन रिकॉर्ड किसका है, रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी, ये टर्म मुझे चाहिए। ठीक है, तो 3 तरीके से मेंबर बना जा सकता है, क्या ये बोल सकती हूँ? पहला तरीका सब्सक्राइबर टू मेंबर, मेमोरेंडम, अग्रीमेंट, तीसरा बेनिफिशियल ओनर। चलो आओ इस डेफिनेशन की थोड़ी सी और डिटेलिंग करेंगे। आ जाइए। 3 टाइप की कंपनी आपने समझी थी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी अनलिमिटेड। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, समझना, अगर कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर में कंपनी में मेंबर भी होगा, शेयर होल्डर भी होगा, पक्का? चलो, तो शेयर होल्डर्स ही क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। पहले शेयर सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आएगा, और जैसे ही शेयर सर्टिफिकेट हाथ में आएगा, रजिस्टर में क्या हो जाएगी, आपके नाम की एंट्री। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्डर्स ही मेंबर बन जाते हैं। चलिए, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जरा मुझे बताओ, कौन बताएगा? पल्लू बता, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कौन सी कंपनीज है? मीनिंग बताना, गारंटी वाली कंपनी है ना। बस इंसॉल्वेंसी टर्म की तरह तुम्हें क्या बोलना है, वाइंडिंग अप, ठीक है, वो सही टर्म है। वाइंडिंग अप मतलब आपकी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी जब बंद होती है तो जिसने भी बोला था कि बंद होते टाइम पर हम इतना गारंटीड अमाउंट देंगे, इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो इतना अमाउंट देगा, ठीक है। कंपनी का लिमिटेड बाय गारंटी है, मतलब कि आपने स्टार्टिंग में ही अपने मेमोरेंडम में लिख दिया था कि हम गारंटी अमाउंट 1 लाख 1 करोड़ देंगे। कब देंगे? जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो गई। तो वाइंड अप इज करेक्ट वर्ड, ठीक। चलो, लेकिन गारंटी वाली कंपनी के भी ना 2 पैटर्न होते हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। मुझे ये बताओ, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, एक में है और एक में नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल है, तो यहां पे मेंबर भी मिलेंगे आपको और शेयर होल्डर भी मिलेंगे। कंपनी हैविंग में दोनों है क्योंकि शेयर तो है, लेकिन मैंने क्या बोला, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब यहां पे बस मेंबर है, जिनका नाम रजिस्टर में लिखा है वो मेंबर है, क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू किया ही नहीं। रजिस्टर में जिसका नाम लिख दिया है, जिसने बोला है गारंटी उस कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे मैं गारंटी अमाउंट दूंगा, वो कंपनी का मेंबर है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग का पैटर्न ही नहीं है, शेयर अलॉट ही नहीं हो रहे, शेयर इशू नहीं किए जा रहे। तो कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दैट मींस यहाँ शेयर होल्डर का रोल है ही नहीं। क्या दूसरा डिफरेंस समझ में आया? हम पढ़ रहे मेंबर और शेयर होल्डर, क्या एक ही है? जनरल रूल तो दिखने में एक ही लगता है, लेकिन कहीं कहीं डिफरेंस है। अभी एक टेम्परेरी बेसिस में मैंने बताया कब डिफरेंस आता है, ट्रांसफर करते वक्त। दूसरा डिफरेंस, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लेकिन नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तब क्या मेंबर और शेयर होल्डर एक है क्या? नहीं। तो आ जाओ, पर्सन हु आर लाइबल अंडर द गारंटी, वो पर्सन जिन्होंने लाइबिलिटी ले रखी है कि कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम पर हम लाइबल रहेंगे 1 करोड़ के लिए, पहले से गारंटी अमाउंट दे रखा है, लेकिन नॉट हैविंग, ठीक है। मेमोरेंडम क्लॉज इन द आर्टिकल, मेमोरेंडम मेंबर ऑफ द कंपनी, यहाँ शोल्डर कब नहीं आएगा? अगर नॉट हैविंग। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, क्या ये बातें समझ में आ रही है? उसका भी एक टाइप ऑफ कंपनी होती है, उसकी भी थोड़ी बहुत प्रोसेस डिफरेंट होती है, शेयर होल्डिंग की सारी चीजें उसमें नहीं रहेंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जितने भी बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज देखते हो तो शेयर्स खरीद रहे हो ना। अगर शेयर्स खरीद रहे हो दैट मींस क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो ज्यादातर जो कंपनी होती है वो कौन सी होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। या फिर गारंटी वाला अमाउंट हो गया तो गारंटी अमाउंट भी रखा और लिमिटेड बाय शेयर्स भी रख दिया हमने, यहीं खड़े रहना। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनी कौन सी है? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में भी क्या होता है? हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब वहां मेंबर तुम्हें हमेशा मिलेंगे, मेंबर तुम्हें हमेशा मिलेंगे, शेयर होल्डर तुम्हें हमेशा नहीं मिलने वाले। शेयर होल्डर कब कब नहीं मिलने वाले आपको? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो आपको वहां पे शेयर होल्डर मिलने वाले नहीं है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मेंबर्स भी क्या होते हैं? लाइबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है? यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मेंबर्स भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है
यहाँ का मेंबर अलग, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यहाँ पे अलग, और कंपनी अनलिमिटेड। हैविंग और नॉट हैविंग मैंने आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। कंसेप्ट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है किस चीज के लिए? मेंबरशिप। एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। कंपनी का अगर आपको मेंबर बनना है, अगर आपको कंपनी का मेंबर बनना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात क्या है? क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? आपका नाम कहाँ होना चाहिए? आरओएम में होना चाहिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिशा को मुझे मेंबर बनाना है, तो दिशा मेंबर कैसे बनेगी? शेयर्स मेरे पास है, दिशा कैसे मेंबर बनेगी? पहली बात क्या, हमारे बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट। टेक्निकली उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डीड बोलते हैं। दूसरा ही, अभी तो ये शेयर होल्डर बनी है, ये तो अभी क्या बनी है? शेयर होल्डर। मेंबर बन गए क्या? नहीं, मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड में नाम होना चाहिए। तो मेंबरशिप की अगर मैं बात करूं, किसी को भी मेंबर बनना है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, पहला अग्रीमेंट और दूसरा क्या? नाम आ जाना चाहिए रजिस्टर ऑफ मेंबर में। ये दोनों बातें साथ में एंड। ठीक है, चलिए यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे एक केस पढ़ेंगे। द मोमेंट ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड। अब समझना थोड़ा सा, शेयर्स जब अलॉट किया, मैं आईटेक्स कंपनी आपको इशू कर रही हूँ, शेयर इशू कर रही हूँ, ठीक। जब मैं आपको शेयर अलॉट कर रही हूँ तो बोर्ड मीटिंग में मैं और रॉकी सर, अभिषेक सर बोर्ड मीटिंग करते और हम लोग डिसाइड करते भैया आपको अलॉटमेंट करना है, डन। तो जब हम आपको अलॉट करेंगे, हमने डिसाइड के लिए हम आपको दे रहे हैं, हम क्या करेंगे? सर्टिफिकेट वगैरह, सर्टिफिकेट छाप छाप के रखेंगे, भैया अब हम आपको शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जितने लोगों की एप्लीकेशन आई अब हम आपको अलॉटमेंट कर रहे हैं। सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट हमने साइन कर दिए, उसमें नाम अपने रजिस्टर में लिख दिया, तुम सबका नाम रजिस्टर में लिख दिया और हमने आपको अलॉटमेंट कर दिया। समझना। अब शेयर सर्टिफिकेट आपके पास बाय पोस्ट हमने भेजा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। देखो ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो डिमांड फॉर्म में आ गया तुरंत, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं कह रही हूँ कि फिजिकल फॉर्म में अभी कर रही हूँ मैं। फिजिकल फॉर्म में आपके घर में पहुंचने में लगा टाइम। आप अलॉटी हो, अलॉटी बिकम शेयर होल्डर, रजिस्टर में नाम लिख दिया और शेयर सर्टिफिकेट हमने आपके पास भेज दिया। क्या कंपनी ने अपना काम सही से कर दिया? हाँ। अब पोस्ट ऑफिस ने बीच में सर्टिफिकेट इधर उधर कर दिया, पोस्ट ऑफिस ने क्या किया? सर्टिफिकेट बीच में इधर उधर कर दिया। इन्होंने बोल दिया इररिस्पेक्टिव वेदर द अलॉटी रिसीव द शेयर्स और नॉट, आप हमारे लिए क्या हो चुके हो? शेयर होल्डर भी बन चुके हो, मेंबर भी बन चुके हो। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो इस केस में हुआ क्या था, इस केस में क्या हुआ था कि शेयर्स हमने अलॉट कर दिए, शेयर्स हमने आपको दे दिए, हमारी नजरों में आप पहुंच गए। अब शेयर्स रिसीव हुए हो ना हुए हो इससे हमें फर्क पड़ता नहीं है। इस गिवन केस में ये हुआ था कि सामने वाला बोल रहा था मैं शेयर होल्डर हूं नहीं और मैं आगे की लाइबिलिटी भी पे ऑफ नहीं करूंगा। तो कंपनी ने क्या बोला? हमने तो यहां से सेंड कर दिया है, कंपनी ने अपना प्रूफ दिखा दिया कि भैया ये देखो प्रूफ, अब आगे की लाइबिलिटी के लिए आप भी क्या रहोगे? रिस्पॉन्सिबल रहोगे, तो आपको पे करना पड़ेगा। कंपनी ने यहां से अलॉट किया, आप लाइबल हो, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने बोला कि पहुंचे या ना पहुंचे, आपने रिसीव किया हो ना किया हो ये आपका सरदर्द, हमने यहां से भेज दिया। तो जिस दिन अलॉटी अलॉटी को ट्रांसफर कर दिया हमने, अलॉटी को हमने शेयर सर्टिफिकेट पोस्ट कर दिया, अलॉटी क्या बन गया उस दिन से? क्या बन गया? शेयर होल्डर बन गया हमारी नजरों में। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा, नहीं रिसीव हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आज से हमने हमारी तरफ से हमारे कंपनी से गया, आज से तुम शेयर होल्डर हो। समझ में आया क्या? पक्का? तो यहां पे अभी ऊपर हेडिंग क्या चल रही है? मेंबरशिप की कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, दो एलिमेंट, पहला अग्रीमेंट, दूसरा रजिस्टर में नाम। अब जो ये गिवन केस था, कंपनी ने बोला कि जिस दिन हमने आपको भेज दिया ना उस दिन से तुम शेयर होल्डर बन चुके हो, अलॉटी बिकम अ शेयर होल्डर, ठीक है। अब डिटेल में इंक्वायरी में जाओगे कि भाई गलती किसकी थी? पोस्ट ऑफिस की थी। इट वॉज जस्ट लाइक जैसे तुमने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, ठीक है, आपने जो मंगवाया वो नहीं आया, तो आप कंपनी को क्या बोलते हैं? भाई पहुंचा नहीं ये। तो फिर कंपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन तो करती है, कंपनी के हिसाब से भैया तुम अभी ओनर हो, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, पता लगाती है किसने गलती क्या किया, ठीक है। फिर उस हिसाब से रिफंड की भी पॉलिसी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन सामने वाले ने तो अपना काम यहाँ पे खत्म किया, उस दिन से तुम शेयर होल्डर बन गए। अब केस आगे खिंचेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाएगा गलती किसकी, हो सकता है हम खुद ही गलत हो, हमें पसंद नहीं आ रहा, हमें लेने की इच्छा नहीं है, तो हमने साफ मना कर दिया, रिजेक्ट कर रहे हैं, वट जो भी सिचुएशन। लेकिन कब अलॉटरी शोल्डर बन जाएगा, क्या वो सिचुएशन समझ में आ रही है? वो सिचुएशन आपको समझाया जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? मेंबर पढ़ोगे आप लोग, हेडिंग बताओ क्या लिखा है?
क्या सेक्शन 11 याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? क्या है सेक्शन 11 बताओ? जाओ बैठो, बताओ, बैठो बैठो बैठो। वेरी गुड। कॉम्पिटेंट पर्सन याद आ रहा है? कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड, वेरी गुड। इनसेन, वही अनसाउंड, इनसेन, डिस्क्वालिफाइड, इंसॉल्वेंट, याद आ रहा है? चलो वेरी गुड। यहां पे उन्होंने बोला मेंबर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, आ जाओ। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉम्पिटेंट है? सबसे पहला मेजोरिटी, मतलब मेजर इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अभी तुमने बोला ना माइनर नहीं कर सकता, मेजर कर सकता है, माइनर नहीं कर सकता। साउंड पर्सन कर सकता है, अनसाउंड नहीं कर सकता, लुनेटिक नहीं कर सकता। क्या लिखा है? नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। इसमें एग्जाम्पल क्या था? इंसॉल्वेंट पर्सन। तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है याद रखेंगे? मेजर, साउंड, और जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। कौन कौन नहीं कर सकता? एकदम ऑपोजिट, माइनर नहीं, अनसाउंड नहीं, और जो डिस्क्वालिफाइड है वो नहीं। ठीक। अब यहाँ पे इसलिए ये सारी चीजें बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको अलाउड है, किसको अलाउड नहीं है। जिस दिन तुमने एज अ सब्सक्राइबर मेमोरेंडम में साइन किया था, कंपनी और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या ये लोग साइन कर सकते हैं मेमोरेंडम? माइनर कर सकता है, अनसाउंड कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है? नहीं। मतलब कि मेजर पर्सन कर सकता है, साउंड कर सकता है, और नॉट डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, चलिए। अब इन्होंने कहा मेंबरशिप आने के कितने तरीके बताए मैंने अभी, बताओ मेंबरशिप आने के कितने तरीके? 3 तरीके थे। ठीक है, पहला तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका क्या था? क्या पहले 3 तरीके मालूम है? ये चौथा तरीका इन्होंने क्या लिख दिया? क्या सेकंड पॉइंट और जो इन्होंने जबरदस्ती का फोर्थ पॉइंट है, दोनों एक ही साथ तो है? जब हमने यहाँ पर पढ़ा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मेंबर बनने के 3 तरीके। पहला सब्सक्राइबर था, पहला सब्सक्राइबर था। दूसरा क्या था? अग्रीमेंट होना। और फिर इसी लाइन में क्या लिखा है? पहला मेंबरशिप के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट होने के बाद क्या होना चाहिए? रजिस्टर में नाम की एंट्री। तो यही तो सेकंड पॉइंट है। तीसरा बेनिफिशियल ओनर वाला। तो सेकंड पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे बस क्या कर दिया है? 4 पॉइंट्स बना दिए। मतलब आपका मेंबर बनने के 2 तरीके, अग्रीमेंट और अग्रीमेंट के साथ क्या है? तो ये दोनों पॉइंट एक ही है। मतलब मेंबर 3 तरीके से ही बना जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो। तो पहला क्या लिखा है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। दूसरा अग्रीमेंट। तीसरा बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, और चौथा कुछ भी नहीं, ये दोनों साथ में। लेकिन सबसे ज्यादा डिटेलिंग किसमें दे रखी है? इन्होंने कहा अग्रीमेंट करने के अलग अलग तरीके। मैंने जो एग्जाम्पल बताया था वो ट्रांसफर का बताया था। मैंने जो तरीका बताया था कौन सा वाला बताया था? ट्रांसफर का। ट्रांसफर का तरीका तो समझ में आ गया। क्या ट्रांसमिशन जानते हो? बताओ ट्रांसमिशन क्या होता है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होते हैं 2 तरीके से। पहला तरीका डेथ का केस, और दूसरा इंसॉल्वेंसी का केस। पढ़ा है ना? तो इन्होंने कहा अग्रीमेंट हुआ नहीं है लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपको दे दिया जा रहा है। तो अग्रीमेंट मतलब कि सामने वाले को ट्रांसफर होने के अलग अलग तरीके। इन्होंने कहा एक अलॉटमेंट भी होता है। अलॉटमेंट क्या होता है? मैंने आपको शेयर इशू किया, आपने एप्लीकेशन दी, मैंने अलॉट किया, अग्रीमेंट हो गया ना? ठीक। तो अग्रीमेंट होने के भी बहुत सारे तरीके। पहला क्या बोल दिया? अलॉटमेंट। दूसरा क्या बोल दिया? ट्रांसफर। ट्रांसफर जिंदा लोगों के बीच में हो रहा है, ट्रांसमिशन डेथ हो गया, या फिर इंसॉल्वेंसी। अब सिंगल डेथ एग्जाम्पल नहीं आना चाहिए। जब नहीं पता था, नॉलेज नहीं था, तो ट्रांसमिशन का यस डेथ वाला केस बोल देते थे। लेकिन जब आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए तो अब मुझे पूरा का पूरा आंसर चाहिए। ठीक, चलो। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? कौन बता रहे स्टॉपल का मतलब? चलो, पार्टनरशिप का वही एग्जाम्पल, ए बी, ये 2 पार्टनर, ठीक है, मिलकर काम करते हैं। इन्हीं की पार्टनरशिप फर्म है, यही 2 पार्टनर है। ठीक। एक सी इंसान है, इसे एक काम कराना है। अप्रोच करता है किसको? डी को। डी बोलता है, क्या बोलता है? अपनी ही फर्म है। डी क्या बोलता है? अपनी ही फर्म है। सी बोलता है चल करता हूं काम यहां पर। क्योंकि डी ने क्या अज्यूम किया? सामने वाले के सामने क्या प्रिज्यूम किया कि भैया मेरी ही फर्म है। सी ने बोला भाई तेरी फर्म है तो मैं यही काम कराऊंगा। अगर सी को ये पता रहता कि डी की फर्म नहीं है तो वह यहाँ काम नहीं करवाता। बाद में इसको हो जाता है लॉस।
तो लाइबल कौन होगा बताओ, कौन कौन लाइबल होगा? ए बी और डी, तीनों लाइबल होंगे। फायदा हुआ तो भाई ये भी बोलेंगे ना कमीशन दे, ठीक है। चलो वो तो अंदर की बात है। कुल मिलाकर बात ये, अब जब लॉस हुआ है तो डी को स्टॉप नहीं किया जाएगा डिनाई करने से कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं। डी को पता था, किसी अज्यूम कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, तो भी उसने जानबूझकर इसे नहीं बताया। उसके सामने उसने कहा, प्रिटेंड किया कि हाँ हाँ मेरा ही तो फर्म है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डी भी इस लॉस की भरपाई करेगा जैसे ए और बी कर रहे। तो डी पार्टनर बन गया, डी पार्टनर बन गया बाय स्टॉपल। ये तो था पार्टनरशिप की बात। अब मैं शेयर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर में सबका नाम लिख रही हूँ, ठीक। मैंने अनुष्का का भी नाम लिख दिया। अनुष्का देख रही है, अनुष्का देख रही है। अनुष्का ने ना हाँ बोला ना ना बोला, बात समझना। बाकी सब बोले दीदी नाम लिखो, दीदी नाम लिखो, हम मेंबर बनने को तैयार है, सबने हाँ बोल दिया। लेकिन अनुष्का चुपचाप है और कुछ नहीं बोल रही है, ठीक। अनुष्का को लग रहा है ठीक है ना, लिख रहे हैं तो ठीक है। प्रॉफिट मिला, बढ़िया, डिविडेंड मिलता जा रहा है। हो गया अब लॉस। हमने कहा गारंटी वाला अमाउंट दो अनुष्का। अनुष्का क्या बोल रही है? मैंने मेरी सहमति थोड़ी ना दिखाई थी, आपने तो खुद से मेरा नाम लिखा। लेकिन क्या अनुष्का ने उस टाइम पे मुझे रोका? जब मैं पहली बार डिविडेंड दे रही थी, तब क्या अनुष्का ने मुझे रोका कि नहीं मैं तो मेंबर नहीं हूं, आपने जबरदस्ती मेरा नाम लिखा है? तो बाय स्टॉपल अनुष्का क्या बन जाएगी? मेंबर। इस सिचुएशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इन्होंने ये बोला है, अग्रीमेंट की सिचुएशंस कितनी है, कितनी सिचुएशंस है? 4। अग्रीमेंट होता है थ्रू अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन और बाय स्टॉपल। एक्चुअल में हुआ नहीं है, लेकिन आपने ना भी नहीं बोला, तो आपकी शांति में हम क्या समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो यस, स्टॉपल वाली भी सिचुएशन है। एक एक सिचुएशन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलो, सबसे पहली सिचुएशन, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम। चलो, इन केस ऑफ सब्सक्राइबर, आईटेक्स कंपनी, आईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, एकदम न्यू कंपनी, सब्सक्राइबर, क्या यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो लंबी चौड़ी प्रोसेस की जरूरत होती है क्या? नहीं। कंपनी अगर बिल्कुल फ्रेश इनकॉर्पोरेट हो रही है तो मेमोरेंडम में साइन किया, उसी दिन से सब्सक्राइबर मान लिया जाएगा कि कंपनी का क्या बन गया है? मेंबर। अलग से एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये कब किया जाता है? जब कंपनी बन चुकी है, अब इशू लेकर आ रही है, तब हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करते हैं। तो इसमें ये सारी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ द सब्सक्राइबर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इज नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर। तो नो एप्लीकेशन, नो अलॉटमेंट, ये सब की जरूरत नहीं है। बाय द वर्च्यू ऑफ हिज सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, डीम्ड, मान लिया जाएगा कि भैया हाँ सामने वाला पर्सन मेंबर बनने को तैयार है। चलो, क्या लिखा है? ही बिकम, क्या लिखा है? एप्सो फैक्टो लैटिन टर्म है, इसका मतलब है बाय फैक्ट इटसेल्फ। साइन किया ना, उसी टाइम से मान लिया जाएगा कि आप खुद को अग्री कर रहे हो मेंबर बनने के लिए। लैटिन टर्म है, दैट्स इट, ठीक। चलो, तो आगे की लाइबिलिटी के लिए भी आप तैयार है ना? सब्सक्राइबर टू अ मेमोरेंडम कैन नॉट बी, क्या लिखा है? रिसेंट मतलब क्या है? कैंसिल। बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट, इवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फ्रॉड बाय द प्रमोटर। कंपनी ने ये कंपनी बनाई, प्रमोटर ने सॉरी ये कंपनी बनाई, फ्रॉडुलेंट पर्पस से बनाई। अभिषेक सर, रॉकी सर ने फ्रॉड करने के पर्पस से बनाई। मैं भी वो सब्सक्राइबर थी, ठीक है। फ्रॉड भी होगा तो भी मैंने बोला ना 10,000 के मेरे शेयर्स है, तो 10,000 की जो मेरी लाइबिलिटी बनती है वो तो मैं दूंगी। हम तीनों ने बोला 1 लाख 1 लाख 1 लाख, हम तीनों 1 लाख देंगे। रॉकी सर, अभिषेक सर ने धोखा किया, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए ये कंपनी बनाई। भले फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनाई, मेरी 1 लाख की शेयर की जो लाइबिलिटी बनती है वो तो मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा, उसके लिए मैं मना नहीं कर सकती, तीनों को करना पड़ेगा। अब आइडेंटिफाई होगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि रॉकी सर, अभिषेक सर, तो उनको 1 लाख के अलावा और पेनल्टी, फाइन, जो भी लॉसेस होंगे उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, क्या मैं पीछे हट सकती हूँ क्या? मेरा शेयर सर्टिफिकेट अगर 1 लाख का है तो मेरी लाइबिलिटी 1 लाख की तो बनती है। याद करो, हम पढ़ते थे ना कि भैया 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए के लिए मैं लाइबल रहूंगी, उससे एक ऊपर नहीं। लेकिन 10 रुपए के लिए तो मैं लाइबल रहूंगी, तो मेरी लाइबिलिटी अगर 1 लाख की है शेयर्स की, तो शेयर्स की 1 लाख की लाइबिलिटी तो पे ऑफ करनी पड़ेगी। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम समझ में आ रहा है? तो सारी चीजें घिसी पिटी, तो ये ऐसे ही है। बाजू में ये जो बॉक्स दिख रहा है रीड करो। in accordance with the provision of the section 10 subsection 2 of the companies act, क्या बोलता है? कंपनी पैसे तो ले रही है, कैपिटल की बात हो रही है, वो डेट बस बोल दिया है
दीक्षा, सब ठीक ठाक बेटा? ध्यान दो इधर। चलो, तो वो कैपिटल बोल रहे, वो डेट, टेक्निकल वाले डेट में मत जाना कि दीदी डेट क्यों बोला, पे ऑफ तो करना नहीं पड़ता है। ये बस ये कह रहे कि भैया कंपनी को चालू करने के लिए पैसा चाहिए था, कैपिटल चाहिए था, इन तीनों ने ये पैसा लगाया है, जिसके बदले में इन्हें क्या मिल रही है, ओनरशिप। तो डेट टेक्निकल वाला डेट नहीं है, बस ये कह रहे कि इन तीनों से पैसे लिए गए हैं एज अ, है ना, आपकी कंपनी को चलाने के लिए। कंसेप्ट क्लियर है, टेक्निकल नहीं है। चलो, अब आते सबसे इंपॉर्टेंट, तीन तरीके से मेंबर बन सकते हैं। पहला तरीका मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करना, दूसरा तरीका अग्रीमेंट, तीसरा बेनिफिशियल ओनर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खुद से सोचो। अग्रीमेंट, इसी की गहराइयां पढ़ने वाले, आ जाओ। सबसे पहला क्या बोल दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। क्या होता है प्रोसेस, बताओ। इशू किया, एप्लीकेशन मनी दिया तुमने मुझे, बदले में फिर हमने अलॉटमेंट दिया, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये घिसी पिटी बातें नहीं पढ़ाने वाली, अब खुद से एक बार रीड करोगे, क्योंकि यहाँ पे यही बातें बोल रखी ना, एप्लीकेशन लेने का, अलॉटमेंट देने का, डन। चलो, अब क्या लिखा है, पूरा चैप्टर पढ़ के आयो, चैप्टर 4 बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर। तुम्हें लगता है ये इतनी डिटेल बता पाएंगे जितना हमने पूरा पढ़ रखा है? ये कह रहे हैं शेयर ट्रांसफर करना। शेयर ट्रांसफर करने की प्रोसेस बता दो जरा मुझे, शेयर ट्रांसफर करने की प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसफर डीड सर्टिफिकेट के साथ कंपनी को देने का, है ना। हमने तो ये भी पढ़ा है कंपनी चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन रिजेक्ट करेगी तो गुड फेथ में, तो वहां फंस मत जाना, है ना। अगर क्वेश्चन पूछा है कि मेंबर बताओ, मेंबर कैसे कैसे बना जा सकता है, और ट्रांसफर वाला एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें ट्रांसफर की प्रोसेस नहीं बतानी है। मालूम है मोर नॉलेज हो गया है तुम्हारा, लेकिन जो सब कुछ आता है वही लिख के आओगे क्या, कि जो पूछा गया है वो लिखोगे? देखो यार, कॉलेज के जब पेपर होगा ना, तो जो तुम्हें बनता है ना, जो पढ़कर आए ना, वो सब लिख के आना, ठीक है। जो पूछा गया है वो भूल जाना, क्योंकि वो तो नहीं बन रहा होगा ना। लेकिन जब मैं सीएस के एग्जाम की बात करूंगी, तो सीएस में बच्चों जो पूछा गया है वही बताने का, ठीक है। तो अगर पूछा गया है कि मेंबर मेंबर बन रहे हैं अपन, ठीक है, थ्रू अग्रीमेंट, तो पहला सिंपल क्या बोला, थ्रू एप्लीकेशन अलॉटमेंट से, थ्रू ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में नॉर्मल डीड सर्टिफिकेट के साथ जो कंपनी को भेजना, वो कंपनी रजिस्टर में एंटर करेगी, बन जाएगा, ठीक है। तीसरा, ये भी बढ़ाने की जरूरत है क्या, ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वही बात है, ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होता है, डेथ के थ्रू होता है, और इंसॉल्वेंसी एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। जरा बताओ वो ऑफिसर क्या था, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, नाम अलग अलग हो सकते हैं, ऑफिशियल असाइनी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, ये है जो पढ़ना चाहिए हमें। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर पढ़ चुके, थ्रू ट्रांसमिशन पढ़ चुके, लेकिन एक बार वन रीड करने का। अब ये है कंसेप्ट बाय स्टॉपल। अभी के अभी मैंने स्टॉपल का कंसेप्ट बताया, प्रिटेंड कर रहे हो, आ जाओ। अ पर्सन इज डीम्ड, बच्चों स्टॉपल ही बस बोला गया है क्या, क्या लिखा है, कोई भी टर्म यूज किया जा सकता है, और होल्डिंग आउट, तीन टर्म से पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना तुम लोग कि बस स्टॉपल लिखा तो हमें क्लिक होगा। ये तीन तरीके से एक ही कंसेप्ट, ठीक है, एक ही कंसेप्ट के तीन नाम है। आ जाओ। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ मेंबर, मेरा एग्जाम्पल वही अनुष्का वाला याद रखना। पर्सन डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इफ ही अलाउ हिज नेम, इफ ही अलाउ हिज नेम, इसने अलाउ किया लेकिन ना भी तो नहीं बोला। इसी के सामने अगर मैं लिख रही थी शांत है ना, दैट मीन्स क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, वही मुझे अलाउ करे रजिस्टर में नाम लिखना। सबने बोला मेरा लिखो मेरा लिखो, मैंने अनुष्का का लिख दिया, अनुष्का देख रही है, सामने ही बैठी है, तो यस रजिस्टर में अगर उसका नाम आ गया है तो बाय स्टॉपल अनुष्का क्या बन जाएगी, मेंबर बन जाएगी। ही इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप, अब ये डिनाई भी नहीं करेगी। चलो, रजिस्टर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी अदरवाइज hold himself out, allow himself to held out as a member in such a case, इस केस में अनुष्का को अब मना नहीं कर सकती है वो लाइबिलिटी से। he can skip, वो चाहे तो इस लाइबिलिटी से बच सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है ये, मतलब तुरंत एक्शन लेना था, रजिस्टर में नाम लिखा नहीं एक्शन लिया, ठीक है। पहली बार जब प्रॉफिट का डिविडेंड दिया ना, तब एक्शन लेना चाहिए था, तब एक्शन लिया क्या, तो अब वाइंडिंग अप के टाइम पर क्या ये बोल सकती है, लाइबिलिटी से मना कर सकती है, नहीं। लाइबिलिटी अनुष्का के सर पे आएगी, लेकिन लाइबिलिटी से अनुष्का बच सकती है, मेंबरशिप को रिजेक्ट कर सकती है, जितनी जल्दी वो एक्शन ले ले,
जिस दिन इसको पता चला, हो सकता है अभी जब मैं रजिस्टर में नाम लिख रही हूँ इसको नहीं पता चला, नहीं पता चला, ठीक है, मैंने मीटिंग करवाई, मीटिंग का नोटिस आया अनुष्का के घर में, तब पता चल गया होगा, डिविडेंड का पैसा आया होगा तब पता चल गया होगा, मतलब जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतनी जल्दी लाइबिलिटी से बच जाओगे। कंपनी का वाइंड अप समझ लो 10 साल में होगा, इसको पहले ही साल में पता चल गया भाई मेरे को तो मेंबर बना दिया इन लोगों ने, लेकिन तब भी इसने इग्नोर किया, अगर इसने इग्नोर किया दैट मीन्स ये अब मेंबर है, तो हम इसे डिनाई करेंगे कि भैया ये अब अपनी मेंबरशिप से मना नहीं कर सकती। कंसेप्ट क्लियर है? तो टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन, हैविंग हिज नेम रिमूव फ्रॉम दी, उसको रजिस्टर में से अपना नाम जल्दी से जल्दी हटाना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, पढ़ो अभी के अभी फटाफट। ऊपर वाला सेम बात है, घिसी पिटी बातें, मतलब एक ही नई चीज आपने पढ़ी, बायोस्टॉपल, बायोस्टॉपल भी कंपनी में मेंबर बना जा सकता है, ठीक है, बाकी सारी चीजें रिपीट है, चैप्टर 4 में पढ़ा, ठीक है। अब यहां से आपकी दुनिया थोड़ी आसान हो जाएगी क्योंकि चैप्टर 4 तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापस, पहले मेंबरशिप कितने तरीके से मिल सकती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन्होंने खुद ही नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, अग्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ही है रजिस्टर करना, ठीक। चलो आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। पहला डिफरेंस, मेंबर की डेफिनेशन डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 55। आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो क्या बोलोगे, प्रिस्क्राइब सेक्शन में मेंबर की डेफिनेशन डिफाइंड है। चलो, शेयरहोल्डर की डेफिनेशन आपको कहीं कंपनीज एक्ट में नहीं मिलेगी, लेकिन लेमन या फिर नॉर्मली कॉमन पैरेलेंस में लोग समझते क्या है, शेयरहोल्डर का मतलब क्या होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करके रखेगा, ठीक। चलो, शेयरहोल्डर बिकम अ मेंबर, शेयरहोल्डर मेंबर बन जाता है। दिशा कब बन रही थी, दिशा को मैंने शेयर सर्टिफिकेट दिया, दिशा शेयरहोल्डर बन गई, किस दिन ये मेंबर बनी, जिस दिन रजिस्टर में नाम आया। शेयरहोल्डर बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी वंस हिज नेम इज एंटर इनटू कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर, या फिर जिस दिन सब्सक्राइबर मेमोरेंडम में साइन करता है उस दिन से। तो शेयरहोल्डर क्या हो जाता है, शेयरहोल्डर क्या हो जाता है, मेंबर बन जाता है, ठीक है। चलो, शेयरहोल्डर ने क्या लिखा है, ओनरशिप ऑफ द शेयर्स, मीनिंग बताए, ओनरशिप ऑफ द शेयर्स, जिसके पास शेयर होल्ड करके रखे वो शेयरहोल्डर है। फर्दर, अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, अगर कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस केस में क्या है, कंपनी बस मेंबर दिखा सकती है रजिस्टर में, लेकिन शेयरहोल्डर नहीं, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू ही नहीं करेगी तो वहां पे शेयरहोल्डर कैसे होगा। तो क्या अब मेंबर और शेयरहोल्डर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अभी पढ़ा ना मेंबर कैसे बन जाते हैं, मेमोरेंडम में साइन कर कर भी। इन्होंने बोला आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम अ पर्सन में बिकम अ शेयरहोल्डर ओनली, जब उसको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। याद करो अभी ऊपर एक केस पढ़ा था, जिस दिन अलॉट किया वहां से तुम शेयरहोल्डर हो, वहां से तुम शेयरहोल्डर, रजिस्टर में नाम लिखा मेंबर, रजिस्टर में नाम लिखा मेंबर, शेयर्स अलॉट किए शेयरहोल्डर। समझ में आ रहा है? पक्का? टेम्परेरी पीरियड के लिए अलग अलग है, अदरवाइज दोनों सेम है, मैं ही शेयरहोल्डर हूं, मैं ही मेंबर, शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास है, रजिस्टर में नाम भी मेरा। टेम्परेरी पीरियड के लिए दिशा शेयरहोल्डर, मैं मेंबर, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, दिशा ही शेयरहोल्डर और दिशा ही मेंबर। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी ने शेयर इशू किया ही नहीं है, मैं ही मेंबर हूं, शेयरहोल्डर कोई है ही नहीं, क्योंकि शेयर तो इशू होना चाहिए। चलो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, अभी 4 चैप्टर पढ़ा था, शेयर वारंट आया था, मैंने बोला था कि अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन लेवल के लिए क्या समझना चाहिए, आगे चलकर शेयर्स बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर यस थोड़ी बहुत ब्रीफिंग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं आया पढ़ने वाला, लेकिन यस इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। शेयर वारंट, शेयर वारंट आगे चलकर इक्विटी बनेगा ना, मैंने भी कृति को दिया, अभी शेयर वारंट है इसके हाथ में, आगे चलकर ऑप्शन है कि इसे क्या कर लेगी, कन्वर्ट कर लेगी इक्विटी में, आगे चलकर ये इक्विटी बनेगा। तो क्या ये अभी मेंबर है, क्या मेंबर है, क्या नहीं, होल्डर ऑफ द शेयर वारंट क्या है, शेयर होल्डर जरूर है। आगे चल के जब रजिस्टर में इसका नाम आ जाएगा, जब ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेगी इक्विटी का, तो उस दिन से ये क्या बन जाएगी, मेंबर बन जाएगी। अभी शेयर वारंट रखा है, शेयर वाला वारंट है तो ये शेयर होल्डर है,
मेंबर में सॉरी रजिस्टर में इस मेंबर का नाम आ जाएगा उस दिन क्या बन जाएगी, मेंबर। तो होल्ड करके बस रखना, होल्ड करके रखना मेंबर नहीं होता है। अभी दिशा के साथ भी तो यही हो रहा था ना, मैंने शेयर सर्टिफिकेट इसको दे दिया, अग्रीमेंट में साइन कर दिया, आज से ये शेयर तेरा, लेकिन ये शोल्डर तो जरूर बन गए, लेकिन वो मेंबर तब तक नहीं बनेगी जब तक रजिस्टर में एंट्री ना हो जाए। तो शेयर वारंट के केस में भी सेम, मैंने अभी कृतिक को बस शेयर वारंट दिया है, मैंने कहा 2 महीने बाद कन्वर्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो 2 महीने बाद कृति बोलेगी दीदी हाँ मैं कन्वर्ट करने को तैयार हूं, तो इसने हाँ बोला तो रजिस्टर में नाम की एंट्री, इसने ना बोला इसको उसका पैसा वापस देने का। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे क्या कैसी प्रोसेस होती है। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है। होल्ड करके रखा है तो मेंबर नहीं, लेकिन यस शेयर होल्डर जरूर। डिफरेंस क्लियर है। कितने डिफरेंस थे? पहला, मेंबर डिफाइंड है, शेयर होल्डिंग डिफाइंड नहीं है, शेयर होल्डर कौन होता है डिफाइंड नहीं है। सेकंड पॉइंट, रजिस्टर में एंट्री होगी तो मेंबर होता है, शेयर होल्डर क्या बोलता है बस होल्ड करके रखो। तीसरा पॉइंट, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम भी होते हैं मेंबर्स, लेकिन यहां इन्होंने क्या बताया, कंपनी साइन करने वाला हो गया, शेयर होल्डर में क्या बोल दिया, कंपनी जब अलॉट करती है तो शेयर होल्डर बनता है, लेकिन वो अभी मेंबर बना नहीं है। और हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाला, उसमें भी शेयर होल्डर नहीं होता है, क्योंकि शेयर ही जब कंपनी के पास नहीं है तो होल्डर कौन बनेगा। चलिए, कंसेप्ट क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बस 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने में समय लग रहा है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए है। ठीक है, देखो मैं मेंबर हूं, मैं ही शेयर लो, क्योंकि मेरा रजिस्टर में नाम लिखा है, मैंने बेचा तुमको ना, तो अभी शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, आज से अग्रीमेंट हो गई ये शेयर्स तुम्हारे, तो आज से तुम शेयर होल्डर बन गई हो। ठीक है, बस अभी फॉर्मेलिटी के लिए रुके हैं ना, तो अभी फॉर द टाइम बिंग तुम अभी मेंबर नहीं हो, रजिस्टर में मेरा नाम है तो मैं मेंबर हूँ। डिविडेंड भी किसको मिलेगा, मुझको, बोनस भी किसको मिलेगा, मुझको, लेकिन मैं ट्रस्टी की तरह रोल प्ले करूंगी, जिस दिन रजिस्टर में तुम्हारा नाम आ जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो इस टेम्परेरी पीरियड के लिए दोनों अलग अलग है, अदरवाइज दोनों एक ही आगे चलकर हो जाएंगे। समझ में आया, पक्का? चलो, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया है। चलिए, कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा सकती है? ठीक है, क्या एक कंपनी में पैसा माइनर भी लगा सकता है? जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन गार्जियन के थ्रू आ सकता है, अभी जनरल रूल की बात कर रही हूं। ठीक है, तो यस माइनर भी, माइनर पैसा नहीं लगा सकता। चलिए, पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे। बीच में एक कंसेप्ट आया था जो भी इन चैप्टर में हमने पढ़ा, कि एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में पैसा लगाएगी और रजिस्टर में उसका नाम एज अ मेंबर आएगा, जनरल रूल नहीं आएगा, एक एक्सेप्शन था। सेक्शन 8 कंपनी, वेरी 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 गुड। सेक्शन 8 कंपनी को बोला हम थोड़ा लीनियंट है तुमको लेकर। ठीक है, तो अभी जनरल रूल की बात आ रही है, इस पूरे चैप्टर में विथ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, कौन मेंबर बन सकता है कौन मेंबर नहीं बनेगा। तो यहां भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अभी शॉर्ट समरी वर्जन तुम्हें दे रखा है। ठीक है, डिटेल में एक एक की डिटेलिंग पढ़ेंगे विथ केसेस। ठीक, चलो, सबसे पहला केस बताओ क्या है, सबसे पहला केस क्या है? चलिए आ जाओ, कोर कंसेप्ट। पहले कुछ सिचुएशन, एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी, इस एबीसी कंपनी में पैसा लगाया है एक्स वाई जेड कंपनी ने, क्या लगा सकती है? क्या रिलायंस कंपनी टाटा के शेयर्स खरीद सकती है? क्या टाटा रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? हाँ, इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, चलिए, अभी यहाँ पे बात हो रही है, कंपनी है एबीसी कंपनी, रजिस्टर किसका है? रजिस्टर भी किसका है? एबीसी कंपनी का। कंपनी के रजिस्टर में अगर एक्स वाई जेड ने शेयर्स खरीदा है तो इसके नाम की एंट्री लिख सकते हैं। तो यस, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है। क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? पक्का? लेकिन क्या एक कंपनी अपनी ही कंपनी में मेंबर बन सकती है? सुना है क्या कभी ऐसा? नहीं, बात समझना। आईटेक्स कंपनी, आईटेक्स कंपनी, इसके कितने मेंबर्स हैं? 3, मैं, रॉकी साहब, अभिषेक सर। हमने एक चौथा मेंबर भी ले आते। आईटेक्स होता है क्या? नहीं, एक कंपनी अपनी कंपनी में पैसा नहीं लगाती है, ये कंसेप्ट क्लियर है? एक कंपनी अपनी कंपनी में पैसा नहीं लगाती। चलो, कंपनी एज अ मेंबर दूसरी कंपनी में बन सकती है, एक कंपनी मेंबर बन सकती है दूसरी कंपनी में।
अ कंपनी इज लीगल पर्सन, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, सेपरेट आइडेंटिटी है, तो यस वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है दूसरी कंपनी में, क्योंकि इन द आई ऑफ द लॉ वो भी एग्जिस्ट करती है, उसका वो भी राइट है अपने पैसे इन्वेस्ट करने का। जैसे तुम एक इंसान हो, तुम अपना पैसा एक कंपनी में लगा रहे हो, तो ऐसी ही कंपनी को भी राइट मिले, वो भी क्या कर सकती है, शेयर खरीद सकती है ना। तुम इंसान हो, तुम रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। हाँ, आईटेक्स कंपनी, आईटेक्स कंपनी भी एक लीगल पर्सन है, ये भी रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, जस्ट बिकॉज लीगल पर्सन। कंसेप्ट क्लियर है? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, मतलब आईटेक्स कंपनी अपने ही आईटेक्स में मेंबर बनेगी, रिलायंस कंपनी अपने ही रिलायंस कंपनी में मेंबर बनेगी? नहीं, पक्का नहीं बोल रहे हो ना? अब कुछ चीजें सामने रखूंगी मैं, पक्का नहीं बोल दिया, ठीक है? चलो आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 19 याद रखने का, सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013, अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। आओ समझो, क्या हम होल्डिंग कंपनी समझते हैं, क्या हम सब्सिडी कंपनी समझते हैं? क्या होल्डिंग कंपनी को मैं एच लिमिटेड नाम दे दूं और सब्सिडी कंपनी को एस लिमिटेड दे दूं? एच लिखा होगा तो समझ जाना होल्डिंग कंपनी, एस लिखा होगा तो समझ जाना सब्सिडी कंपनी, डन। चलो, सेक्शन 19 बोलता है जनरल रूल, सेक्शन 19 बोलता है सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में मेंबर नहीं बनेगी। अभी तो एक रूल बताया मैंने, मैं क्या अपनी कंपनी में मेंबर बन सकती हूँ क्या? नहीं। तो अगर आपकी ये होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के मिनिमम कितने शेयर्स खरीदे होंगे? 51। तो सब्सिडी कंपनी किसकी हुई? होल्डिंग कंपनी की, ठीक है? तो सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी की खरीदती है, तो क्या सब्सिडी भी होल्डिंग का खरीद सकता है? अभी एक जनरल रूल बताए, हम अपनी कंपनी में थोड़ा पैसा लगा रहे, भाई तुम एक ही हो गए हो, अब तुम एक हो चुके हो। होल्डिंग 51 को 60 कर सकती है क्या? 70 कर सकती है क्या? होल्डिंग कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा सकती है, 100% भी होल्ड कर सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के शेयर्स खरीद सकती है, लेकिन उल्टा कभी भी नहीं होता। सब्सिडी कंपनी को कोई राइट नहीं है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने का। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो अब तुम्हारी कंपनी है, तुम्हें अपनी कंपनी में पैसा नहीं लगाना। सेक्शन 19 बोलता है सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी में पैसा लगाना अलाउड नहीं है। ये समझ में आ गया जनरल रूल? अब जैसे मैंने जनरल रूल बोला, इसका मतलब एक्सेप्शन है, मतलब सब्सिडी कुछ सिचुएशंस ऐसी है जिसमें सब्सिडी कंपनी क्या कर सकती है, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स ले सकती है। चलो थोड़ा सा समझते हैं, 3 सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे बच्चों। एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन, सब्सिडी कैन होल्ड द शेयर, सब्सिडी ये शेयर ले सकती है, एक्सेप्शन। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला एक्सेप्शन, आओ, सब्सिडरी कंपनी, पहले यहां पे एग्जाम्पल समझो। एच लिमिटेड समझ में आ रहा है? एच लिमिटेड क्या है? होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर है, होल्डिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर है। चलो इस शेयर होल्डर को बनाते हैं, क्या है ये? तेजा। होल्डिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का नाम क्या है? मिस्टर तेजा। मिस्टर तेजा क्या है? शेयर होल्डर है होल्डिंग कंपनी का। यहां पे कंसेप्ट एकदम क्लियर। चलो, अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं तो मैं अपने शेयर्स किसी को भी दे सकती हूं, मैं शेयर का मालिक हूं ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दूं, मेरी मर्जी, कोई मुझे रोक सकता है क्या? नहीं। मैंने कहा मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरा कोई नहीं है, आपने सुना होगा ना, ट्रस्ट को दे दिया, डोनेट कर दिया, ये सारी बातें। मेरे जाने के बाद मैं अपनी सारी की सारी शेयर होल्डिंग किसको दे दूंगा? एक कंपनी को दे दूंगा, समझना। मेरे जाने के बाद, तेजा ने क्या बोला? तेजा ने बोला मेरे जाने के बाद मैं पूरे के पूरे शेयर्स किसको दे दूंगा? एक कंपनी को दूंगा। क्या मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ? क्या मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? लीगल पर्सन है, मैं शेयर्स उसको बेच सकती हूँ कि नहीं बेच सकती हूँ? ठीक है, लेकिन यहाँ बेचा नहीं जा रहा, मैंने क्या बोला? लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बनेगा। मेरे जाने के बाद ये किसको मिलेगा? एक कंपनी को मिलेगा। और वो कंपनी क्या थी? एस लिमिटेड। वो ऑलरेडी किसकी थी? वो होल्डिंग कंपनी की क्या थी? सब्सिडी कंपनी। जनरल रूल, सब्सिडी कंपनी क्या नहीं करेगी? होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगी। एक्सेप्शन, अगर वो किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसने लिया नहीं है, उसने लिया नहीं है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसे मिला है,
बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसे मिला है, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर तेजा के, उसके जाने के बाद भाई उसको शेयर्स मिल गए, तो ये एक्सेप्शन है, ये अलाउड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप शेयर्स ले सकते हो। क्या पहला एक्सेप्शन समझ में आया? आया। चलो दूसरा एक्सेप्शन पहले समझो फिर चलेंगे। अभी लैंग्वेज रीड नहीं करा रही हूँ, लैंग्वेज रीड कराऊंगी, अभी एग्जांपल समझो। होल्डिंग कंपनी में एक सेम शेयर होल्डर तेजा है। उसने कहा मेरे जाने के बाद मेरा एक छोटा बच्चा है, वो क्या होगा, माइनर है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। लेकिन भाई माइनर को तो आप ऐसे दे ही नहीं सकते कुछ भी, तो माइनर के साथ कौन आता है, उसका एक गार्जियन। माइनर के साथ कौन आता है, गार्जियन। तेजा बोलता है इस मासूम बच्चे का मेरे अलावा कोई भी नहीं है, अब इसका गार्जियन कौन बनेगा? तो इसका गार्जियन उसने कोई भी किसी रिलेटिव में नहीं बनाया, मर्जी है ना, रिलेटिव में किस नहीं बनाया, और किसको बना दिया, एक कंपनी को बना दिया, एस लिमिटेड को, कि भाई तू एज अ ट्रस्टी मेरा जो माइनर है वो बाला है ना, उसका गार्जियन बन के घूमना। माइनर जब मेजर हो जाएगा तब इसकी जरूरत नहीं है। अभी ये माइनर 15 साल का है, अब ये माइनर कितने साल का है, 15 साल का है। तो जब तक वो 18 साल का होगा, 15, 16, 17, 18, थोड़े टाइम के लिए एस लिमिटेड सब्सिडी कंपनी क्या है, ट्रस्टी बन रही है। जैसे ही 18 साल का वो हो जाएगा, ये माइनर मेजर हो गया, ये शेयर होल्डिंग इसके पास आ गई, थोड़े टाइम के लिए वो एज अ ट्रस्टी बना घूम रहा है, 4 साल के लिए वो शेयर होल्ड करके बैठा है। हम पढ़ रहे हैं सब्सिडी कंपनी कभी भी उल्टा नहीं करेगी, होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड करके रखेगी नहीं। हमने पढ़ा पहली सिचुएशन कब होल्ड करके रखा है, पहली सिचुएशन कब, अगर वो किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया, अब क्या ही करे, कोई है नहीं, शेयर्स उसको हो गए, हाँ ओनरशिप उसके पास आ गई, लेकिन आफ्टर डेथ। सेकेंड केस में क्या हुआ, माइनर को दिया, लेकिन माइनर का गार्जियन माइनर के बिहाफ में एक कोई ना कोई तो आएगा, ठीक है, तो वो कोई ना कोई कौन बना, ये एस लिमिटेड सब्सिडी कंपनी बनी। तो यस थोड़े टाइम के लिए वो ये शेयर होल्ड करके बैठ सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आओ आपकी लैंग्वेज रीड करेंगे, फिर से रीड करूं सेक्शन 19 से, जनरल रूल। सेक्शन 19 बोलता है सब्सिडी कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। एक्सेप्शन, सब्सिडी होल्ड कर सकती है, पहला, where the subsidiary company holds such shares as a legal representative of deceased member। अगर कोई इंसान मर गया है और उसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स ले सकती है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरी सिचुएशन, सब्सिडी कंपनी होल्ड शेयर्स एज अ ट्रस्टी, लेकिन यहां पर जो सब्सिडी कंपनी है, यहां क्या आ गई है, ओनरशिप आ गई है, लेकिन एज अ ट्रस्टी ओनरशिप आई है क्या, बताओ? नहीं आई है। 4 साल के लिए वो एज अ ट्रस्टी बना है, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 15 साल से 18 साल तक। जैसे 18 साल कंप्लीट होगा, माइनर क्या हो गया, मेजर, अब उसे इस गार्जियन इस ट्रस्टी की जरूरत नहीं है, तो 4 साल के लिए वो शेयर होल्ड करके बैठा है। क्या ये दो कंसेप्ट समझ में आए? अगर ये दो कंसेप्ट समझ में आए तो ही तीसरे में जाऊंगी। अच्छे से आ गया पक्का? तीसरा, वापस से आ रही हूँ एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल में आ रही हूँ। दो कंपनी थी, दो कंपनी का नाम बताओ, बताओ। ये थी दो कंपनी, डन। चलिए, अभी कोई होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, ये दो अलग कंपनी है। इसने इसके 10% खरीदे, इसने इसके 5% खरीदे। खरीद सकते हैं, हाँ, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन एबीसी लिमिटेड ने आगे चल के अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 50%। तो अब ये 50% हो गया तो कितना हो गया, मतलब एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी के कितने शेयर्स खरीद ले, 60। जिस दिन 60% खरीद ले, जिस दिन वो सब्सिडी कंपनी बन गई, अब सब्सिडी कंपनी को बोला अब सुनो तुम नहीं खरीद सकते। मतलब जब तक वो होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता ही नहीं आया था, उससे पहले के अगर पुराने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो अलाउड है, क्योंकि उस टाइम पर वो बने ही नहीं थे, उनके बीच में वो रिश्ता डेवलप ही नहीं हुआ था। आओ एग्जाम्पल, ऑन द 1 मार्च 2017 ए लिमिटेड परचेस करता है 5%, किसके, बी के। ए कंपनी ने खरीदे बी के कितने, 5%। नाउ ए लिमिटेड बिकम द मेंबर ऑफ द बी लिमिटेड, ठीक है। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद क्या होता है,
2019 में सितंबर में क्या कर लिया जाता है 52%। मतलब 2019 में होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का रिश्ता आया, पहले बताओ। क्या उससे पहले था क्या? नहीं। जब उससे पहले नहीं था तो वो तो अलाउड है ना, ओनरशिप हमने दे दी, लेकिन हम कुछ चीजें आपसे छीन लेंगे। आओ। अ सब्सिडी वॉज अ मेंबर ऑफ द इट्स होल्डिंग कंपनी बिफोर, बिफोर क्या? बिकमिंग अ सब्सिडी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। जब ये रिश्ता था ही नहीं तब हम मेंबर थे, पुराने शेयर्स खरीद रखे हैं। अब आज 2019 में क्या बन जाते हैं, 2019 में अब होल्डिंग सब्सिडी रिश्ता आता है, तो अब क्या कोई, अब इसके बाद क्या कोई शेयर्स खरीद सकता है क्या सब्सिडी? नहीं। पुराने शेयर्स अलाउड है, लेकिन पुराने शेयर्स अलाउड है, लेकिन मैं कंटिन्यू एज अ मेंबर, मेंबर आप जरूर हो, बट क्या नहीं करोगे, मीटिंग में आके वोट नहीं करना। भाई होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को कंट्रोल करेगी कि सब्सिडी होल्डिंग को कंट्रोल कर रही है? होल्डिंग ही करेगी। अब क्योंकि सब्सिडी ने शेयर्स खरीद रखे हैं तो चुपचाप बैठे रहना, तुम्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। वोट देना दैट मीन्स कंट्रोल करना। तुम हमारी हो, तुम अब कुछ भी वोट नहीं करोगे। हाँ डिविडेंड हम प्रॉपर देते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोटिंग राइट हम छीन लेंगे। क्या एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो जनरल रूल के 3 एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या है? सब्सिडी कंपनी नीचे है, वो होल्डिंग कंपनी का शेयर्स नहीं करेगी, लेकिन 3 सिचुएशन में खरीद सकती है। पहली सिचुएशन, अगर वो डिजीज मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो ले सकती है, ठीक है। दूसरा, एज अ ट्रस्टी कुछ टाइम के लिए वो होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद तो वो वैसे भी नहीं उसके पास आने वाला। तीसरा, बिफोर होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशनशिप से पहले खरीदा था तो हाँ वो अब छीनेंगे थोड़ी ना, ले लिए तो ले लिए, लेकिन अब खरीदना मना है। लेकिन हम आपसे क्या छीन रहे हैं? वोटिंग राइट छीन रहे हैं। तीसरा पॉइंट फटाफट पढ़ो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, और जो नहीं समझ में आ रहा है पूछो। सेक्शन 19 याद रखना, ठीक। चलो समझ में आया? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? बन सकती, बन सकती। हमेशा पहले जनरल रूल के अकॉर्डिंग हाँ ना बोलना है। बन सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, बन सकती है। एक्सेप्शन, गुड, अपने शेयर्स नहीं कर सकती। दूसरा, सब्सिडी कंपनी को भी होल्डिंग कंपनी का खरीदना अलाउड नहीं है ना। पक्का समझ में आया? सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगी। एक्सेप्शन, खरीद सकती है जब डिजीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जब ट्रस्टी बन, और रिलेशन से पहले खरीदा, ठीक। अगर मैंने पूछा एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा सकती है तो जनरल रूल हाँ है, और एक्सेप्शन 2 है, अपनी ही कंपनी में नहीं और सब्सिडी भी होल्डिंग में नहीं। बस यहां पे रुक जाने का, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में लगा सकती है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सब्सिडी होल्डिंग में पैसा लगा सकती है, तब आप क्या बोलोगे? नो। लेकिन 3 केसेस में हाँ है, वो 3 एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत घुमा दिया क्या? लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर है, ठीक। अब छोटी छोटी बातें, क्या पार्टनरशिप एक कंपनी के रजिस्टर में मेंबर की तरह ट्रीट हो सकता है? नहीं। रीजन, वो लीगल पर्सन नहीं है, उसकी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। एक एक्सेप्शन था, सेक्शन 8 यही लिखा है, पार्टनरशिप फर्म की क्योंकि कोई लीगल पर्सन नहीं है इसलिए वो मेंबर भी नहीं, लेकिन एक्सेप्ट सेक्शन 8 में अलाउ करके रखा है। अब समझो, आईटेक्स कंपनी नॉर्मल कंपनी, ठीक है। मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या कोई भी मेंबर पार्टनरशिप फर्म में होगा? क्या फर्म का नाम एंटर करूंगी? नहीं। पार्टनर आ जाओ अकेले, फर्म नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फर्म ही मेंबर है, सॉरी पार्टनर है, और पार्टनर ही फर्म है, इस कारण से। लेकिन अगर ये आईटेक्स क्या है, सेक्शन 8 कंपनी है, यार एक फर्म पैसे देने आ रही है, बदले में हमें उसे कुछ डिविडेंड देना भी नहीं है, तो आओ ना पैसा लगाओ ना। फॉर्मेलिटीज बस थोड़ी कम कर रखिए। नॉर्मल कंपनी में मुझे डिविडेंड देना है, अब झगड़ा हो रहा है डिविडेंड देने में, किसको दें? ये पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं और उसमें पार्टनर लड़ रहे हैं, हमें इन सब पंचायत से दूर रहना है। लेकिन क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी है, हमें तो डिविडेंड देना ही नहीं होता है। याद करो, याद आ रहा है? जो भी पैसे दान में लगाए, दान देने आ रहे तो कौन मना करेगा? सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की सेपरेट आइडेंटिटी होती है?
अगर होती है तो मेंबर बन सकती है, नहीं होती है तो नहीं बन सकती। तो पार्टनरशिप फर्म की नहीं होती इसलिए मना कर दिया। तो एलएलपी मेंबर बन सकती है, हाँ वो मेंबर बन सकती है, रीजन उसका लीगल एग्जिस्टेंस होना। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है? सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी तो है, तो क्या एक सेक्शन 8 कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं ना, रिटर्न आएगा, डिविडेंड नहीं देना लेकिन पैसे तो कमाएगी। ठीक है, यस वो भी मेंबर बन सकते हैं। सब छोटी छोटी चीजें। अब हेडिंग बताओ क्या लिखा है, तुम लोग बताओ। बन सकती है लेकिन उस फॉर्मेलिटीज है, एक्सेप्शन नहीं बोलूंगी, फॉर्मेलिटीज है। एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन एक है, बता रही हूँ। वेरी गुड। क्या एक फॉरनर रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद सकता है? तुम इंडियन हो, तुम रिलायंस कंपनी का मेंबर बन सकते हो, हाँ। क्या एक फॉरनर रिलायंस कंपनी का मेंबर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू मतलब क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्या आ गया? एक एक्ट का नाम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? करेंसी। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? करेंसी। अब रीड करो, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट। क्योंकि बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है ना, तो हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। हाँ फॉरनर तुम पैसे दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फेमा में जो कंडीशंस दे रखे वो फुलफिल करके आना। क्या एक फॉरनर मेंबर बन सकता है? हाँ, लेकिन फेमा की कंडीशन फुलफिल करने का। डन। चलो अब आ जाओ, नहीं बन सकता। मुझे बताओ ये एलियन एनिमी का मतलब बताओ। जिनके साथ वॉर चल रहा है, ठीक है। चलो चाइना के साथ वॉर चल रहा है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, चाहते हैं कर नहीं पा रहे, ठीक है। अब एक चाइनीज पर्सन ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदा, खरीदना अलाउड है। अब उसके खरीदने के 4 साल बाद क्या हो जाती है? वॉर छिड़ जाती है। मीटिंग में ना, मीटिंग करना है हमें, इंडिया में मीटिंग हो रही है सारे शोल्डर की, सबको बुलाएंगे, उसको भी बुला रहे। अब वो वोट कैसा देगा? फेवर में देगा। अब भाई वॉर हो रही है उनके साथ, हो सकता है फेवर में दे, हो सकता है अगेंस्ट में दो। चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको सिखा के भेजा हो, कुछ भी हो सकता है। साफ बोल दिया है भाई, तुमको फिर हम उस नजर से नहीं देख पाएंगे, तुम गड़बड़ हो अब हमारे लिए। इन द इवेंट ऑफ द वॉर विथ हिज कंट्री, अगर कंट्री के साथ वॉर है तो यस वहां का मेंबर हमारे लिए क्या है? एलियन। एलियन मतलब वो एलियन तो नहीं समझते ना, दुश्मन कंट्री है ये, ठीक है, एनिमी। एंड हिज पावर ऑफ वोटिंग, क्या छीन रहे? वोटिंग छीन रहे। एंड हिज राइट टू रिसीव नोटिस आर सस्पेंड। डिविडेंड देंगे क्योंकि तुमने पैसा दिया, बदले में रिटर्न देंगे, लेकिन आकर वोट नहीं करोगे और तुम्हारे घर पे नोटिस भी नहीं भेजेंगे। तो नोटिस सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक वॉर खत्म ना हो जाए। आपकी वोटिंग भी नहीं ली जाएगी क्योंकि आपको शायद इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं आपकी खुद की गवर्नमेंट से। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या फॉरनर बन सकता है मेंबर, लेकिन कंडीशन फेमा की फुलफिल करो। चलो, लेकिन नहीं बनेगा कुछ केसेस में। मेंबर है कि नहीं? वो मेंबर है, स्टिल वो मेंबर है, वोटिंग राइट छीना है, नोटिस घर पे भेजने वाला जो राइट है उसे सस्पेंड किया है, डिविडेंड मिलेगा, मेंबर वो है, मेंबरशिप छीनी नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते फॉरनर मेंबर नहीं बन सकता, बन ही सकता है किसी भी केस में। डन। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, बताओ बताओ। माइनर बन सकता है, जनरल रूल, एक्सेप्ट गार्जियन के थ्रू। अभी हमने देखा ना गार्जियन कौन कौन बन रहे, है ना, पेरेंट्स भी बन सकते हैं, रिलेटिव भी बन सकते हैं, और आप कंपनीज को भी बना सकते हो। चलो पहले अच्छे प्रेजेंटेशन में इसको पढ़ेंगे, फिर आपकी फटाफट लैंग्वेज रीड करेंगे। क्या माइनर एज अ मेंबर बन सकते हैं? माइनर कॉम्पिटेंट पर्सन है ही नहीं, माइनर कॉम्पिटेंट पर्सन है ही नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, ठीक है। नॉट कॉम्पिटेंट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सो दे कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इंडिपेंडेंटली। हाँ वो नहीं बन सकता इंडिपेंडेंटली। यस माइनर बन सकता है। इन्होंने क्या बोल दिया, माइनर ने अगर ऐसा किया अग्रीमेंट तो वो वॉइड है फ्रॉम द बिगनिंग। अब इन्होंने बोला कि बन सकता है, गार्जियन का रोल आता है। माइनर बिकम मेंबर लेकिन अग्रीमेंट साइन बाय देयर लॉफुल गार्जियन। ठीक, ट्रांसफर ऑफ शेयर टू अ माइनर, एक वार्निंग दी जाती है, क्या बोला जाता है बताओ? शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, हमने पूरा ट्रांसफर का सेक्शंस पढ़ा है, चैप्टर 4, ट्रांसफर कर सकते हो माइनर को, लेकिन कंडीशन क्या है? क्यों बोला ये फुल्ली पेड? बाद में उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तुम मांगोगे तो भी हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, इसलिए पहले ही बोल दिया ट्रांसफर करते हुए फुल्ली पेड होना चाहिए। कैन नॉट बी रिफ्यूज सोली ऑन द ग्राउंड्स दैट ट्रांसफर इज अ माइनर। मान लो अगर पूरे पैसे दे दिए माइनर, ठीक है, नव्या हमारी माइनर है, मुझे याद है ना, तो नव्या अगर माइनर है उसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ और इसने पूरे पैसे दे दिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट कर रहे, क्या बोल रहे?
ये तो माइनर है, हमें नहीं रखना। भाई पूरे पैसे तो दे दिए ना, अब माइनर बोल के रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम ही पैसा है ना, पैसे तो दे दिए, तो जब पैसे दे दिए तो अब एज बोलकर रिजेक्ट नहीं करोगे। मैं देना चाहती हूँ, मैं दे के रहूंगी, उसको मिल जाएगा, लेकिन फुल्ली पेड होगा। फुल्ली पेड नहीं है ये बोल के रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन माइनर बोल के रिजेक्ट नहीं करोगे। फिर से रीड कर रही हूँ कंसेप्ट। ट्रांसफर ऑफ शेयर टू अ माइनर, अगर मैं ट्रांसफर एक माइनर को कर रही हूँ, नव्या को कर रही हूँ, और वो फुल्ली पेड मुझे पूरे पैसे दे रही है, कैन नॉट बी रिफ्यूज। अब इसे रिफ्यूज नहीं किया जाएगा, क्या बोलकर कि नहीं यार इसको नहीं देंगे, ये तो माइनर है, पैसे दे दिए ना। अब माइनॉरिटी वाली बात भी खत्म, क्योंकि पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही क्या है, इससे पैसा नहीं निकलवा सकते। जब पैसा पूरा वो आपके मुंह पे मार रही है तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है पक्का? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है। अब ये माइनर हो गया मेजर, ठीक है। मान लो थोड़ी बहुत लाइबिलिटी थी कि कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, कंपनी ने ध्यान नहीं दिया और क्या कर दिया, शेयर्स दे दिए थे। नव्या ने 10 रुपए का शेयर अभी कितने का ही दिया था, 8 रुपए का। जब तक माइनर है तब तक कोई टेंशन तो नहीं थी, मेजर बन गई। मेजर बनने के बाद दो ऑप्शन आएंगे इसके पास। मेजर बन गया, अब पैसे ले सकती हूँ क्या? हाँ, अब तो मैं पैसे वसूल सकती हूँ। मैं कहूँ नव्या पैसे दे। नव्या बोलेगी क्या करूं, कंपनी का मेंबर बनूं कि नहीं बनूं? अगर ये पैसे नहीं देगी इसका मतलब ये क्या कर रही है, छोड़ रही है। मेजर बनने के बाद तो अब मैं ले सकती हूँ ना इसे। तो नव्या के पास दो ऑप्शन आ गए, पैसे देके मेंबर कंटिन्यू रहे। अगर ये पैसे नहीं देगी तो इसका मतलब क्या कर रही है, ये मेंबरशिप छोड़ रही है। अगर ये माइनर मेजर हो जाता है, वंस द माइनर अटेन द मेजोरिटी नॉट विश टू कंटिन्यू, और उसकी इच्छा नहीं है, दे मस्ट क्या कर दे, रेप्यूटेट मतलब रिजेक्ट कर दे एनी लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी उसे देने से मना कर दे। अगर पहले फुल्ली पेड था तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ऑप्शन ही नहीं ना। ऑप्शन कब आता है, मेजर हो गए और लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे तो मेंबर कंटिन्यू रहोगे, अगर लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करोगे नहीं करोगे। कंपनी कैन नॉट यूज, कंपनी बाय स्टॉपल भी आपको फोर्स नहीं करेगी। मतलब नव्या ने बोला दीदी 2 रुपए मुझे नहीं देना है, मैंने कहा 2 रुपए नहीं दोगे तो तुम मेंबर नहीं रहोगे, तो उसने बोला नहीं दीदी नहीं रहना। मैंने कहा चल ठीक है। अब मैं उसको प्रेशर बना रही हूँ बाय स्टॉपल, इतने साल तक तुम मेरी कंपनी के मेंबर थी एज अ माइनर, और हमने ना समय समय पे तुम्हें डिविडेंड भी दिया है, तो क्योंकि हमने डिविडेंड दिया बाय स्टॉपल आप मेंबर बनोगे। उन्होंने कहा सुनो, तब मैं क्या थी, माइनर थी, मुझ पे उस टाइम पे कोई सवाल नहीं है। आज मैं मेजर बन चुकी हूँ ना, अब आज ऑप्शन आता है लाइबिलिटी पे ऑफ कर कर मैं कंटिन्यू करूंगी, और अगर मैंने 2 रुपए नहीं दिए और इतने साल तक जो मुझे उसका जो डिविडेंड मिला है वो मेरा बोनस है, क्योंकि वो उसे एडवांटेज किस में मिले, माइनरशिप में मिले। क्या ये बात समझ में आए? तो माइनर तो हमेशा बेनिफिट के लिए आता है ना, जहां लॉस आएगा भाग जाएगा। तो साफ लिखा है मैं बाय स्टॉपल भी से एनफोर्स नहीं करूंगी, इवन इफ द माइनर रिसीव द डिविडेंड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन देयर एज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। अगर जो भी झूठ वूट है वो माइनरशिप में थी, माइनरशिप में इसके सर पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, भले इसने कुछ गलत भी किया हो, क्योंकि माइनर है ना। बच्चों माइनर अगर गलती से किसी को अगर मार वार दे तो क्या फांसी में चढ़ा देते क्या उसको? ये सजा किसके लिए, मेजर के लिए। माइनर को तो क्या होता है, खून भी माफ होते बच्चों, ये बात है। साउथ इंडियन मूवी एक है, उस साउथ इंडियन मूवी में तो पूरी एक गैंग दिखाई है। हाँ है ना, ध्यान दो इधर सुन लो नलाइको। वहां उस गैंग में क्या होता है, छोटे बच्चों को अपॉइंट किया जाता है। छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, भाई तू मार, तुझे तो फांसी भी नहीं लगेगी। 18 साल से कम बच्चों को, लड़के स्पेशली यही सब काम करने में माहिर रहते हैं ना। हाँ बस, तो है ना। अच्छा लॉ पता चला अब तुम लोग को। एज कितनी हो गई तुम लोग की, हो गई है, टाइम निकल गया, बहुत लेट हो गया तुम लोगों के लिए। कितने साल का है भाई तू, कितने महीने बचे तेरे पास? हाँ नव्या है, मौका है ना। कोई बात अगर ना सुने तो मौका है, तुम्हें फांसी की सजा नहीं लगेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉस थोड़ी ना आएगा तुम्हारे सर पे, लेकिन तुम्हें कहीं भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा, जुनाए, है ना। वहां भी तुम्हारी जेल है, तुम्हारा सुधारीकरण किया जाएगा, है ना। ठीक है, एक्चुअली में बच्चों ऐसा लॉ है। अब तुम लोग उसका गलत फायदा मत उठाना। वो देखो पूरी बात करने लगा। चलो समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? ये वाली बात हो जाए तो मजा आ जाती है ना नलाइको। चलो ये लास्ट है, क्या लिखा है,
कर सकते हैं ट्रांसफर, पर्सन ट्रांसफरिंग शेयर टू माइनर फ्यूचर के लिए लाइबल है, फ्यूचर मतलब मेजोरिटी का वेट किया जा रहा है। कंपनी कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर अनलेस द ट्रांसफर वाज मेड। अगर सिंगल माइनर आ रहा है तो कंपनी रिजेक्ट कर दे, गार्जियन के साथ आ रहा है तो ना करे, और प्लीज फुल्ली पेड आ रहा है तो राइट ही नहीं है कंपनी को ना बोलने का, पैसे तो आ गए ना। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर। ठीक, चलो फटाफट इसको बस रीड कर लो, तुम लोग के लिए रीड कर लो। मेंबर नॉट बी क्या लिखा है, मतलब इंडिपेंडेंट, माइनर अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक जमाने में सीएलबी हुआ करता था, कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, आज उसकी जगह किसने ले ली, एनसीएलटी ने। साफ लिखा है अग्रीमेंट के थ्रू माइनर को मेंबर बना रहे हो, लेकिन प्लीज गार्जियन के थ्रू ही वो बनेगा, ट्रांसफर कर सकते हो गार्जियन के थ्रू ही। अगर फुल्ली पेड है, अभी बताया फुल्ली पेड है, तो रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा माइनर बोल के, क्योंकि फुल्ली पेड हो गया है। आफ्टर अटेंडिंग, एक बार माइनर मेजर हो गया, उसे कंटिन्यू नहीं करना है तो लाइबिलिटी पे ऑफ ना करे और वो डिसकंटिन्यू करेगा। कंपनी क्या फोर्स कर सकती है उसे, नहीं, बाय स्टॉपल भी फोर्स नहीं करेगी। भले ही इस माइनॉरिटी में उसे डिविडेंड मिला है ये बोलकर भी फोर्स नहीं किया जाएगा, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है ये बोलकर भी नहीं, क्योंकि वो माइनर था, कुछ गलत भी किया है, ये जो बोला ना फ्रॉड, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, कुछ गलत भी किया है तो भी उसको उतनी सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलती जितनी मेजर को मिलती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, इफ शेयर ट्रांसफर टू माइनर, ट्रांसफरर लाइबल हो जाएगा। इफ कंपनी नोज हिज माइनॉरिटी, कंपनी को पता था कि वो माइनर है और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसके ट्रांसफर को वो नहीं करेंगे। करने का रीजन क्या है, अगर गार्जियन के थ्रू आ रहा है, अदरवाइज किया जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर? चलो यहाँ पे इसे स्टॉप करेंगे।